हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। यहाँ पर आज इसकी जो है बुक 1 है हमारी, यानी कि हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय करके आपकी किताब है, तो इस किताब को यहाँ पर देखेंगे। देखिए आपके क्लास 12th में यहाँ पर, यानी क्लास 12th में जब आप इकोनॉमी की पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पर 2 बुक्स हो जाती हैं। एक तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। यानी एक आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की है और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र की है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में पहले ये जान लेते हैं। देखिए माइक्रो का अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी छोटा, लघु, ठीक है। तो ये जो शाखा है आपकी माइक्रो वाली, यानी माइक्रो इकोनॉमी वाली जो शाखा है, ये अध्ययन करती है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, जिसमें परिवार, फर्म या फिर ये सब चीज़ें विशिष्ट रूप से जो संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, तो उनका आवंटन वो किस प्रकार से करते हैं, उनका आवंटन किस प्रकार से करते हैं, चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और कैसे उन्हें बाजार में उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। और बाजार उसे किस अनुरूप से उन्हें ग्रहण करता है, बाजार में जो चीज़ों का आदान प्रदान होता है, चीज़ों की अदला बदली होती है, इन खरीद फरोख्त होती है, तो वहाँ पर उनका निर्धारण कैसे होता है, कीमत निर्धारण कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए समष्टि का मतलब हो गया, यहाँ पर आप समझ गए, मैक्रो वाला, यानी कि विस्तार में। यहाँ पर हम बहुत सारे अवयवों का अंदर अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर हम ये निकालते हैं कि हम जो बाजार में हमारी मांग, यानी कि जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई वाली नीड चल रही है, वहाँ पर जो उद्योग धंधे कार्यरत हैं, उन उद्योग धंधों से हमारे यहाँ कितना जीडीपी का सृजन हो रहा है, ठीक है, जीडीपी कितनी बढ़त हो रही है, जीडीपी में मुद्रा स्फीति कितनी जा रही है हमारी, ठीक है, रोजगार का सृजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है, महंगाई कैसी है, यानी हम समग्र लेवल पर जो हमारे यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप हमारे ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में या फिर बड़े बड़े महानगरों में जो क्रियाकलाप चल रहे होते हैं या फिर उद्योग धंधे जो चल रहे होते हैं, उन सभी का समग्र आकलन जो है समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतर है व्यष्टि में और समष्टि में, ठीक है। देखिए अभी ये व्यष्टि वाला और समष्टि वाला वैसे तो मैं लिखवाऊंगा आगे चल के, लेकिन मैंने यहाँ पर किताब दिखवाने का रीज़न ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ पर 2 किताबें हैं, यहाँ पर आपकी 2 किताबें हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज, इसके अलावा 1 दिवसीय एग्जाम के टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आ रही है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेते हैं सामान्य अर्थव्यवस्था की। देखिए आप सभी जानते हैं कि सामान्य अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या हो गया कि हम जो चीज़ें आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि हम बाजार से खरीद रहे हैं या उन्हें बेच रहे हैं, वो एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि समाज में किसी भी एक व्यक्ति के पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि जिसकी उसे आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि भाई उसी के पास उपलब्ध हो जाएं। यानी अब पहले वाले लोग तो रहे नहीं कि भाई अपने पास जो है वही उसी से काम चला लेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रह लेंगे, लेकिन अब ऐसे लोग रहे नहीं, ठीक है, क्योंकि अब बाजार उपलब्ध है। पहले बाजार नहीं होते थे, तो जो लोगों के पास जो संसाधन होते थे उन्हीं से काम चलाते थे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है आज के समाज में कि हर चीज़ हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, ठीक है, यानी कि हर जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। मान लीजिए गेहूं की बात कर लेते हैं, तो गेहूं किसानों के पास है, मंडी में है, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक अच्छी खासी कंपनी में कार्यरत है, क्या उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न के लिए गेहूं वहाँ पर उपलब्ध है? नहीं है उसके पास, उसे बाजार से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कार्यरत है। उसके पास से यानी गेहूं की फसल कहाँ से आ जाएगी? उसके पास तो खेती भी नहीं है, खेती भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाजार से उस चीज़ को खरीदेगा, ठीक है। यानी अमूमन हर चीज़ एक दूसरे के पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यानी हम चीज़ों को जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उसी के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। यानी भाई सामने, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास दूध है और सामने वाले के पास गेहूं है। हम बाजार में गए, बाजार मूल्य पर हमने अपना दूध बेच दिया और हमें जो गेहूं चाहिए हुआ था वो गेहूं हम वहाँ से बाजार से ले आए, ठीक है। तो ऐसे करके सामने वाले की आवश्यकता भी पूर्ति हो गई और हमारी भी पूर्ति हो गई। तो ऐसे करके पूरा अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इवन इफ आपने 11th भी कवर कर ली है तो आपने हर जगह ये बात जान ली है, ठीक है। यानी कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं संसाधनों की जरूरत पड़ती है, यानी हर व्यक्ति के पास संसाधन एक जैसे नहीं है, संसाधन भिन्न भिन्न है, ठीक है। और संसाधनों की जो भूमिका है वही निर्णायक होती है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा है कि इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है और अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग करके अन्य वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ये कर सकती है और जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी यहाँ पर मूल रूप से आवश्यकता किसकी पड़ती है? रिसोर्सेज की पड़ती है, यानी संसाधनों की पड़ती है। अब जान लेते हैं संसाधन होते क्या हैं। देखिए संसाधनों से अगर जान लें हम, तो संसाधनों से अभिप्राय ये है उन वस्तुओं और सेवाओं से होता है जिनका उपयोग
अन्य वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने में होता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हुआ, श्रम हुआ, औजार हुआ, मशीनें, ये सभी संसाधन है हमारे लिए। ठीक है, यानी हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझ लें कि संसाधन क्या है, यानी उन वस्तुओं और सेवाओं से हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। अब देखिए यहाँ पर वस्तुओं को हमने कैटेगराइज कर लिया है कि वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए वस्तुओं में भौतिक और मूर्त जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं वस्तुओं में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा खाद्य पदार्थ वस्तुएं हैं, वस्त्र वस्तुएं हैं। ठीक है, ये वस्तुओं के उदाहरण हैं, इसमें लिख लेना आप। ठीक है, इन वस्तुओं में क्या होता है, वस्तुओं में बता देंगे। वस्तुओं में जो अभिप्राय भौतिक मूर्त वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ वस्तुएं। ठीक है, और वहीं हम बात करें सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं देखिए आप लोग सेवाओं के संदर्भ में जान लें कि सेवा कोई भौतिक वस्तु नहीं होती है, बल्कि सेवा से अभिप्राय यहाँ पर ऐसी क्रियाओं से है जिससे हमारी आत्मसंतुष्टि होती है। ठीक है, आत्मसंतुष्टि से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि मैं आपको शिक्षण कार्य करा रहा हूँ, आप मुझसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या एक प्रकार की सेवा ही तो है। मैं आपको कोई वस्तु थोड़ी ना दे रहा हूँ, यानी कि मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपको दे रहा हूँ, यानी विचारों से अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं जो आपके शैक्षिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो विचार हैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको विचार पसंद आ रहे हैं, आप उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की सेवा ही तो है। तो यहाँ पर आप इसमें सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, सेवाओं से हमें इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख लेना। अब सेवाओं में यहाँ पर आप जानते हैं जैसे चिकित्सक एक सेवा है, सेवा ही प्रदान करता है, अध्यापक भी सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपके सामने है, जैसे चिकित्सक, ठीक है, और अध्यापक, ये सेवाओं के उदाहरण है। तो आपने यहाँ पे सेवाओं के बारे में जान लिया। अब आप ये बात तो अच्छे से जान गए कि हमें जो कुछ भी उत्पादित करना है उसके लिए हमें यानी कि संसाधनों की आवश्यकता होगी। संसाधनों में चाहे हमारे लिए वस्तु वाला हो, भौतिक संसाधन हो, या फिर अभौतिक में सेवा वाले संसाधन हो। संसाधनों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता होगा कि संसाधन जो है हर किसी के पास एक जैसे नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति तो भाई अच्छा खासा एक हाई एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो है एक पीएचडी होल्डर बंदा है और एक व्यक्ति जो है केवल 5वीं पास है। अब जो पीएचडी वाला व्यक्ति है, पीएचडी वाले व्यक्ति के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 5वीं पास के पास 5 बीघा जमीन भी है, यानी इस पर वो खेती कर रहा है। अब यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि 5 बीघे पे जो खेती करने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा। ठीक है, यानी 5 बीघा जिस पर जमीन वो क्या करेगा, वो तो खेती करेगा, यानी फसलें उपजाएगा। अब जिसके पास जमीन नहीं है पीएचडी वाला, वो फिर क्या तलाशेगा, वो अपने लिए सेवा सेक्टर तलाशेगा। वो ऐसे रोजगार तलाशेगा जहां पर वो अपनी जो उसके पास यानी उसके पास जो एजुकेशन की जो क्षमता है, यानी जो उसने सीखा है, अपने जो स्किल्स सीखे हैं, वो उन स्किल्स को साझा कर सके, अपनी सेवाएं प्रदान कर सके, तो वो सेवा सेक्टर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास खेती का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, दूसरी बात खेती का संसाधन भी नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था में एक मायने रखती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो आप संसाधनों का वितरण अगर देखें तो संसाधनों के वितरण के माध्यम से ही हमें वस्तुओं का आदान प्रदान लोग सर्जित कर पाते हैं। ठीक है, यानी जिसके पास जो संसाधन होंगे उन संसाधनों के फलस्वरूप ही वो व्यक्ति जो है वस्तुओं को सर्जित कर पाएगा। और संसाधन ही नहीं है तो बाकी व्यक्ति जो है उन चीज़ों को जो सर्जित नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर वही बात कही गई है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। हकीकत बात है, संसाधन में चाहे सेवाएं हो, यानी अगर आपके पास ब्रेन पावर है तो अपना दिमाग यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास ह्यूमन पावर है तो अपना बाहुबल यूज करते हुए आप और कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसके जरिए आप जो है धनार्जन कर सकें, धनोपार्जन कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जानते हैं सब लोग कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। ये हकीकत बात है, यानी हर किसी की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है, यानी सब किसी की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। अभी आपका देख रहा होगा आपने, अभी कोरोना त्रासदी चल रही है, तो कोरोना त्रासदी में सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। यानी आपके फैमिली वाले सोच रहे हैं भाई कहाँ से हम अनाज लेकर आएंगे, कहाँ से हम अपना भोजन का प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं जो लोग मान लो कोचिंग वगैरह में अध्ययन कर रहे थे, किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे थे, वो लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा चैनल मिल जाए जिसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। ठीक है, इस सबकी जो आवश्यकताएं वो एक जैसी नहीं है, सबकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कुछ हमें रोजगार के ऐसे साधन मिले जिसके जरिए हम लॉकडाउन में थोड़ा मुनाफा कमा लें, पैसा कमा लें। तो सबके अलग अलग मतलब आवश्यकताएं हैं, सबने अपने अपने अनुरूप अपने बौद्धिक कौशल का प्रयोग करते हुए संसाधनों का चुनाव किया है। ठीक है, कुछ के पास भौतिक संसाधन है, कुछ अभौतिक संसाधन रखते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब ये भी नहीं है कि संसाधन मान लीजिए किसी के व्यक्ति के पास हैं या किसी के पास नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें संसाधनों की या फिर अपने कुछ वांछित इच्छाओं की हमें तिलांजलि भी देनी पड़ती है, यानी कि हमें उन्हें त्यागना भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है और तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ 1 एकड़ योग्य खेती जमीन जो है उस पर यानी कि उसको त्यागना पड़ेगा, यानी बेचना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मध्यम परिवार से आता है और अपने बच्चों को एक अच्छे खास स्कूल में शिक्षा दिलवाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपने जो विलासतापूर्ण खर्चे हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छी शिक्षा दिलवानी है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट में लिख लेना कि सभी संसाधनों की जो कमी का सामना, ठीक है, यानी सभी को, यानी कहीं ना कहीं संसाधन सबके पास एक जैसे नहीं है, सभी को संसाधनों की कमी। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कि संसाधन एक जैसे नहीं है सबका, ये संसाधनों का हर किसी के पास अभाव है, तो सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि हर किसी के पास संसाधन नहीं है और जो भी संसाधन है और उन पर अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ति करनी है, तो उसके लिए क्या करता है, उनका उत्कृष्ट प्रयोग करने की कोशिश करता है, यानी बेहतर से बेहतर प्रयोग करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है। ठीक है, यानी आपके पास, आप अभी अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे भाई लॉकडाउन चल रहा है, हमें वैसे कम कहीं नौकरी तो कर नहीं रहे थे, तो क्यों ना इस दौरान एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इसका लाभ उठाएं। तो लाभ उठा के हम ये करेंगे, तैयारी अपनी और सुदृढ़ करेंगे, यानी कि लॉकडाउन खत्म होते ही जैसे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, एग्जाम वगैरह होना स्टार्ट होंगे, हम कहीं ना कहीं चयन ले लेंगे। ठीक है, तो आपकी ऐसी सोच है। तो ये सबकी अपनी अपनी जो है अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके पास जो भी संसाधन है, जैसे अभी आप कोचिंग तो ज्वाइन कर नहीं सकते लॉकडाउन में, कोरोना के लॉकडाउन में, तो आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह के माध्यमों से और भी कोई डिजिटल माध्यम, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। देखिए, ये सब चीज़ें अगर हम देखें अपने समाज में, ठीक है, तो अपने समाज में हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आप अर्थशास्त्र को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे रखकर आप दिखा कीजिए। ठीक है, यानी कभी भी अर्थशास्त्र को ऐसे मत पढ़िए भाई किताब पढ़ रहे हैं हम या किताब समझ रहे हैं, खुद को उस दायरे में रखिए। अगर आप खुद को वहाँ पे खड़ा कर लेंगे तो यकीन मानिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, आप एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप में समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सामान्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है और उसे ऐसी कुछ वस्तुओं और सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर मतलब कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता ऐसी होती है जिनकी पूर्ति खुद नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कृषक है, कृषक अनाज उगा सकता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपने बच्चों के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्कूलों में भेजना पड़ेगा। ठीक है, यानी शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी वहाँ, यानी सेवा लेनी पड़ेगी उस सेवा। ठीक है, यानी एक शिक्षक है, शिक्षक पढ़ा सकता है, इलाज नहीं कर सकता, यानी बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अभी खाद्यान्न की किल्लत चल रही है तो खाद्यान्न के लिए किसके पास जाएगा, किसानों से कांटेक्ट करेगा, भाई आप हमें इतना गेहूं प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमारा जो है ये पूरा समय कट जाए। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है सृजन कर रहा है, यानी संयोजन कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, लेकिन ये सब चीज़ें उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती हैं, तो उसे क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक जनरल बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे कृषक परिवार और अन्य कृषक इकाइयाँ, ठीक है, द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारा मेन जो फ्रेम में रख के चलना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कृषि उत्पादन बढ़ाएं, ताकि हमारे यहाँ जो समाज की आधारभूत ज़रूरतें हैं, ठीक है, मूलभूत ज़रूरतें हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान वाली, तो उनमें कम से कम उसे 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है कि यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितना कृषक इकाइयाँ सामूहिक रूप से पैदा कर रही हैं, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक है। ये बिल्कुल बात सही है। यानी मान लीजिए हमने अनाज बहुत ज़्यादा उगा लिया, अब चूंकि हमारे यहाँ खाने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम उसे फिर तमाम यानी विनिर्माण सेक्टर में भेज सकते हैं। यानी आपने देखा होगा अमेरिका यानी गेहूँ उपजाने में तो नंबर 1 है। ठीक है, अब चूंकि वहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं है तो वहाँ पर खपत नहीं है, इतनी ज़्यादा खपत नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग, प्रसंस्कृत करते हैं उसे, यानी कि उससे गेहूँ के आटा तैयार करते हैं, आटा से विभिन्न उत्पाद बनाते हैं और विभिन्न उत्पाद बनाने के उपरांत विभिन्न देशों को वो जो एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्या है, आय सृजित हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे। यानी सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हमारी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें, वो पूरी करने वाले संसाधन जो है उनका तो सृजन हम करें ही करें, और जो हमारे संसाधन बच जा रहे हैं उनको हम जो है एक व्यापार के तौर पर, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, देखिए पूरा चैप्टर जो है कहानी के वे में है और उस कहानी को मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही बात, अगली बात कही गई है कि समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये 2 ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। यानी कहने का मतलब, विनिधान का मतलब हो गया एलोकेशन, यानी हर किसी को पास हर कोई रिसोर्स नहीं होता। ठीक है, तो समाज में यानी यहाँ कहने का मतलब सीधे सरकार को कहा जा रहा है कि सरकार को ये करना है कि संसाधनों का इस तरह से एलोकेट करे, ठीक है,
मैंने संसाधनों को पहली बार एलोकेट करें और वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण करें। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को जो जो आवश्यकता है, यानी मूलभूत आवश्यकताएं जो जो जिस व्यक्ति को जो जो हैं वो उन तक उन्हें मुहैया करवाई जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये चीज़ें पर्याप्त स्थिति में नहीं है, यानी कि मान लीजिए हम वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम उत्पाद तैयार हो रहा है उसे जरूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहीं हमारे संसाधन मान लीजिए एक कोई जमीन है, ठीक है, यानी एक जिले में कोई जमीन है, अब वहां पर एक किसी जमींदार के हाथ में भाई 1000 एकड़ जमीन आ गई है। ठीक है, अब 1000 एकड़ जमीन में वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, वहां पर जैसे भी उसे अंग्रेजों के टाइम पे मिल गई हो, कैसे भी मिल गई हो। ठीक है, और वहां पर ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास 1 एकड़ छोड़ो, उनके पास यानी कि 0.5 एकड़ भी जमीन नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्या होगा, ये अनियमितता क्रिएट हो जाएगी, भुखमरी वाले हालात क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये समाज को सोचना पड़ेगा। समाज में हमारा कौन आ जाए, समाज में हम सरकार ही हमारी मेन है। ठीक है, तो सरकार इस बात का निर्धारण करती है। सरकार आपने देखा होगा तमाम योजनाएं चलाती है कि भाई लघु उद्यम वालों को आर्थिक सहायता के लिए तमाम बैंक से ऋण वगैरह की योजना चलाती है, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए केसीसी वगैरह की योजना चलाई जाती है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। उसका रीजन यही है कि आर्थिक सहायता देने का, कि भाई वो सब लोग अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो जो उन्हें संसाधन चाहिए उन्हें बाजार से खरीद सकें। ठीक है, ऐसे करके अपनी वो क्षमता का परिमार्जन करते हुए वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो ये बातें आप जानते ही होंगे। दूसरी बात यह है कि भाई जो वस्तुएं बन रही हैं, वस्तुएं या सेवाएं बन रही हैं, ये पहुंच है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अब आपने देखा होगा हमारे भारत में गेहूं की किल्लत तो नहीं रहती है, यानी आप ये जानते होंगे कि मंडी समिति वगैरह में इतना पर्याप्त मात्रा में गेहूं रहता है। यानी अभी वर्तमान में कोरोना लॉकडाउन में आपने सुना भी होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से, या फिर और भी जो मेन लोग थे, वित्त मंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे पास इतना खाद्यान्न है, ठीक है, कि लगभग हम 18 महीने जो है बैठ के खिला सकते हैं। हकीकत बात है, यानी हमारे पास इतना खाद्यान्न है, वाकई में ये हकीकत बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि 18 महीने क्या, हम लगभग 2 से 3 साल खिला सकते हैं बैठा के। ठीक है, पूरे भारत की जनता को। लेकिन बशर्ते शर्त वही है कि भाई जो वितरण हो वो एकदम पारदर्शिता के साथ हो। अगर वितरण में धांधली होगी तो यकीन मानिए लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और आपने देखा भी होगा कोरोना लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या कर ले रहे हैं या फिर भुखमरी से मर गए। काफ़ी जगह आप न्यूज में पढ़ भी रहे होंगे। तो वो यही है, यानी संसाधनों का वितरण नहीं हो पा रहा है। ये सरकार तो कह रही है भाई हम अनाज प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन राशन डीलर वगैरह हैं वो उसमें अपनी चोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो उससे अनियमितता क्रिएट हो रही है। तो हमारे सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इनका मतलब कैसे वितरण करें। ठीक है, और जो समाज में सीमित संसाधन है उनका अलोकेशन कैसे करें, यानी उनका विनिधान कैसे करें, कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आई होप ये पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर। देखिए और तो पॉइंट मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया है, अब तीसरा पॉइंट ये लिख लेना। ठीक है, ये तीन पॉइंट आप लिख लेना। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इसका भावार्थ आप जो है इन चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, अर्थव्यवस्था कहना क्या चाह रही है हमसे, तो वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, सामान्य अर्थव्यवस्था में लक्षण क्या है और सामान्य अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या गतिविधियां ऐसी हैं जिनके दौरान अर्थव्यवस्था में समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय और उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक जो गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यह हकीकत बात है कि किसी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, विनिमय यानी एक्सचेंज करना या उनका उपभोग कंजम्पशन करना, ठीक है, ये जीवन की हमारी आधारभूत आर्थिक गतिविधियों में आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक समाज को ये सब आधारभूत चीज़ें जो हैं, ठीक है, इन संसाधनों की कमी का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, ये सामना क्यों करना पड़ता है, ये सब कारणों पे हम यहाँ विचार करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही लिखवाऊंगा। ठीक है, और भाषा बताऊंगा, आप समझ जाएंगे भाषा, इसलिए मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको व्याख्या नहीं लिखवाऊंगा। तो आप देखिए पहला पॉइंट तो इसमें ये नोट कर लेना, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि ये आते हैं और इसमें सब पॉइंट लिख लेना कि प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट, अर्थव्यवस्था की समस्याएं। ठीक है, इसमें पहला है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, और मात्रा, और कितनी मात्रा में, ये प्रश्न चिन्ह लगा लेना। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है, यानी कि आप हर देश की स्थिति अलग अलग है, हर देश की स्थिति भिन्न है। ठीक है, अगर हम देखें, यानी कि अगर कंपेयर करें अमेरिका का और भारत के कंपेयर में करें, तो आप देखेंगे गरीबों की संख्या हो, ठीक है, जनसंख्या हो और इसके अलावा क्षेत्रफल हो, उन सब में, ठीक है, यानी कि अगर जनसंख्या में देखें तो भारत बड़ा है, और अगर हम यानी आर्थिक स्थिति में देखें तो भी यूएसए बड़ा है हमसे, यानी वहाँ पर आर्थिक संपन्न देश है।
तीसरी बात अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भाई लैंड्स यानी भूमि, ठीक है, तो भूमि के हिसाब से भी यूएसए बड़ा है यहाँ पर, यहाँ इंडिया छोटा है, ठीक है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ की जनसंख्या तो एक समृद्ध है, लगभग यहाँ की मोस्टली जनसंख्या जो है 90% से ज़्यादा समृद्ध है। क्या भारत की 90% जनसंख्या समृद्ध है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं समृद्ध है, ठीक है। यहाँ तो आज भी आप देखते होंगे 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो आज भी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आंकड़े आप पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस कक्षाओं में। तो यहाँ पर फिर ज़रूरत क्या है? यहाँ पर हमारी आधारभूत ज़रूरतें हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है रोटी की, ठीक है, कपड़े की, मकान की, यानी हमारी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, यानी कि जो हम प्राइमरी नीड जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी हमें आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उन चीज़ों का सृजन करना है यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि हमारे जनता की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये सब ना करके अंग्रेजों के टाइम जैसे हम वही रवैया अपना लेते हैं, बिलासपुर वाला रवैया, या फिर ब्रिटेन के उद्योगों को सुदृढ़ करने वाला रवैया अपना लेते हैं, तो क्या होगा? हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग भुखमरी का शिकार होंगे और मरते जाएंगे। ये स्थिति हम पूर्व में भी देख चुके हैं। यानी अंग्रेजों के टाइम में आपने देखा होगा औपनिवेश काल के दौरान जब इस चीज़ पर कोई यानी ध्यान नहीं दिया गया, यानी भारत की जनता की ओर जब कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो एक बड़े बड़े अकाल पड़े और अकालों में लाखों की संख्या में जनसंख्या जो है मृत्यु के काल में समा गई। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, किसी सरकार के हाथ में ये देखा जाता है, किसी सरकार, कोई सरकार हो, वो इस बात को लेकर प्रमोट करती है लोगों को कि भाई वस्तुओं का उत्पादन, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। यानी कि लोगों को बताती है भाई, मान लीजिए ये फलानी जगह के लोगों जो है यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर खाद्यान्न की किल्लत होगी, तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न को ही पहला लक्ष्य रखा था। यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमने पहला लक्ष्य रखा था। रीज़न यही था कि हमारे देश में इतने ज़्यादा संसाधन तो थे, लेकिन उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यानी हमारे यहाँ मोस्टली ज़मीन उस समय आज़ादी के बाद जो बंजर पड़ी थी, उस बंजर ज़मीन को हमें फिर से खेत खलिहान में तब्दील करना था। इसके अलावा हमारे यहाँ जो हम पुराने बीज थे वो इतने ज़्यादा उनकी उत्पादक क्षमता नहीं थी कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें, तो हमने यहाँ पे खाद्यान्न का लक्ष्य रखा। पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद होगी, हमने खाद्यान्न का लक्ष्य रखा। खाद्यान्न का लक्ष्य यही था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और भारत को भुखमरी जैसे यहाँ पे अकाल पड़े हैं वो हमारे यहाँ कभी नहीं पड़ने देने हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि हमें सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, तभी हम अपनी चीज़ों को वहाँ पर उत्पादित कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है, यानी आप मान लेते हैं हम झारखंड या बिहार में से कोई स्थान उठा लेते हैं जहाँ पर वाकई में रोजगार का भी सृजन नहीं हो पा रहा है ढंग से, यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर हम अगर ये कहें कि भाई यहाँ पर हम टॉप लेवल कंपनी, यानी कि यहाँ पर एक एमएनसी कंपनी है जो अपने बेहतर उत्पाद बनाती है, उसका वहाँ पर एक स्टोर खोल देंगे, तो क्या वो स्टोर वहाँ पे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आवश्यकता नहीं है भाई। वहाँ पर लोगों की आवश्यकता नहीं है कि भाई महंगे महंगे फ़ोन खरीदें, महंगी महंगी बाइक्स खरीदें। वहाँ पर लोगों की आवश्यकता क्या है? हमें रोजगार मिल जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो सबसे बड़ा हमें काम क्या करना है कि भाई हमें पहले तो उनके लिए भोजन उनका मुहैया करवाना है, खाद्यान्न मुहैया करवाना है। दूसरी बात रोजगार का सृजन करना है, ठीक है। रोजगार में जरूरी नहीं है कि वो, यानी कि जरूरी नहीं वस्तुओं के अंतर्गत हो, सेवाओं के अंतर्गत भी रोजगार हो सकता है। तो सबसे पहली हमारे सामने यही कंडीशन होती है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें और उसका कितनी मात्रा में करें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है, चूंकि हमने बताया था कि संसाधन सबके पास एक जैसे नहीं है, संसाधनों का सबके पास अभाव है, ठीक है। यानी संसाधन, किसी व्यक्ति के पास जमीन है, दूसरे के पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति शिक्षित है, दूसरा व्यक्ति अशिक्षित है। तो ऐसे में ज़रूरत ये पड़ती है कि हम यानी ऐसा आर्थिक नियोजन तैयार करें जिसमें हम अपने पास उपलब्ध संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग करते हुए उत्पादकता को बढ़ा सकें, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर निकल के आता है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाइन पढ़ ली होगी कि वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु, सेवा, किस किस संसाधन की कितनी मात्रा उपयोग किया जाना चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी और अभी मैं दोहराया है, ठीक है। तो वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, दूसरी हमारी कंडीशन ये क्रिएट होती है। देखिए ये सेकंड पॉइंट था ये, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब थर्ड पॉइंट यही है कि भाई इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। हाँ, यानी हम जो बना रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो उसको खरीदने के लिए कोई तो होना चाहिए, कहीं तो बाजार होना चाहिए। अब मान लेते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं अगर आपके पास जियो नहीं होता, ठीक है, यानी जियो ने, वाकई में ये तो बात मानेंगे, सभी मानते हैं पूरे भारत में कि जियो ने आपके टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति लाके खड़ी कर दी। यानी अगर जियो कदम नहीं रखता, रिलायंस इंडस्ट्री कदम नहीं रखती, तो आप ये सस्ती दरों पर आज जो 4G नेट है लगभग भारत के हर तीसरे आदमी पर पहुंच गया है, वो कभी नहीं पहुंच पाता, ठीक है। यानी जियो ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। अगर मान लीजिए जियो नहीं होता, जियो का जियो जो है कंपनी नहीं आई होती यहाँ पर, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री इस फील्ड में नहीं उतरी होती, ठीक है, तो क्या ये यूट्यूब, तमाम जो संसाधन जिन पर आप शिक्षा ग्रहण करने चल पाते? नहीं चल पाते, ठीक है।
क्या मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाता? नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे डिपेंड हूँ। ठीक है, यानी कि मैं भी तो यही देखता भाई ऑडियंस तो होनी चाहिए कम से कम, जो देखने वाली हो। अब ऑडियंस ही नहीं होगी तो फिर हम करेंगे क्या? ठीक है, यानी खाली तो हम ऐसी वीडियो डालेंगे नहीं, ऑडियंस देखने वाली तो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बाजार यानी उपलब्ध होना चाहिए, यानी हमारे सामने वो खरीदने वाले खरीदार, जिन जो सेवाएं या फिर जो वस्तुएं सृजित कर रहे हैं उनको लेने वाले खरीदार होने चाहिए। ठीक है, अब वो लोग लेने वाले हैं ही नहीं वहाँ पर, तो फिर ये मान लो हमारा उत्पादन करना ही फिर व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट यही है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर वही गरीब हाशिए वाले लोग, उनके लिए आपने निर्धारित भी किया है कि भाई गरीब लोग जो होते हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो सरकार क्या करती है कि 2 रुपये 3 रुपये किलो, ठीक है, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ठीक है, आपने सुना होगा मोटा अनाज, ये ऐसे ऐसे करके जो राशन कार्ड पे मुहैया करवाती है, वो इसीलिए करवाती है ताकि हमारे यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उनकी सुनिश्चितता हर व्यक्ति को मिल सके। ठीक है, तो सरकार जो है ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा जो कुछ बुनियादी सेवाएं भी होती हैं, स्वास्थ्य आ गया आपका, बुनियादी सेवाओं में शिक्षा आ गई। ठीक है, तो इनके लिए सरकार समुचित प्रबंध करवाती है, क्योंकि समाज का हर वर्ग ऐसा नहीं है कि भाई वो अच्छी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला ले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दिलवा सके, तो ऐसे में सरकार को आगे आना पड़ता है। ठीक है, ये सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो यकीन मानिए जो सेवाएं हैं, चूंकि सेवाओं की दर इतनी महंगी होती है, वो आम आदमी ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये बात हकीकत है। ठीक है, तो सरकार को इसमें आगे आना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों में आपने तीनों जो पॉइंट पढ़े, ठीक है, ये उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, किन के लिए किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, ठीक है, कैसे करना है और किसके लिए किया जाए, तो इन तीनों में जो हस्तक्षेप वाला कार्य है वो सरकार ही करती है। ठीक है, यानी सरकार ही ये चीज़ सब सुनिश्चित करवाती है कि भाई जो आधारभूत जरूरतें हैं वो हमें कैसे कैसे लोगों की पूरी करवानी है। और आधारभूत जानते होंगे, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, प्राइमरी नीड किसी व्यक्ति की यही होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि भाई सभी को जरूरत इसी की है, यानी इसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। यानी सीमित जो संसाधन आपके पास हैं, आप चूंकि देख रहे होंगे कि आपके यहाँ देश में आज जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, कहीं ना कहीं जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे पास संसाधन जो है सीमित हैं। ठीक है, हर संसाधन सीमित है। हम एक और तो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास 135 करोड़ लोगों के हाथ हैं, हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ह्यूमन जो रिसोर्स के रूप में से तब्दील कर लेंगे, ये है वो है, तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह धरातल पे बात करें तो हमारे लिए ये सब बातें कहीं ना कहीं एक अतिशयोक्ति लगती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बातें केवल कोई बातें ही हैं, इन पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक है, इन्हें एक सही सकारात्मक दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी केंद्रीय समस्या बनकर हो रहा है। यानी हमारे पास सीमित संसाधन है और ऐसे में विशाल जनसंख्या को कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे उसकी खाद्यान्न की जरूरत पूरी करनी है, कैसे उसकी जो है खाद्यान्न की जरूरत पूरी करनी है, रोजगार की जरूरत पूरी करनी है। रोजगार तो खैर इसमें नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र है, मैं बार बार रोजगार में चला जा रहा हूँ। रोजगार वाला सृजन वाला तो समष्टि वाला टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रोजगार सृजन ये सब समष्टि के टॉपिक है। तो सबसे यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता हमारी क्या है? भोजन की आवश्यकता है, खाद्यान्न की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सरकार यहाँ पे मुहैया करवाएगी कि किसी व्यक्ति को खाद्यान्न की आवश्यकताएं कैसे यहाँ पे जो है मिले। तो ये इनकी केंद्रीय समस्याएं भी रहती हैं। तो ये पॉइंट आप 3 पॉइंट लिख लिए होंगे। ये सेकंड का सब पॉइंट के तहत आपने 3 सब पॉइंट लिखे थे यहाँ पर। अब ये थर्ड पॉइंट बना देना। ठीक है, यानी आपने सेकंड पॉइंट में 3 सब पॉइंट प्रश्न चिन्ह लगा के लिखे थे आपने। ठीक है, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपने तीनों पॉइंट लिख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगला आता है सीमांत उत्पादन संभावना। ठीक है, सीमांत उत्पादन संभावना है क्या? देखिए, एक बात मैं आपको इस किताब में कुछ बातें जो हैं और भी बता दे रहा हूँ। देखिए, चूंकि हम यहाँ पर हमारा जो केंद्रीय उद्देश्य ये है कि हम यूपीएससी एग्जाम के लिए अपना जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसका बेस क्लियर कर रहे हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है, चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में जो है आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, ना इस किताब में करवाऊंगा ना उस किताब में करवाऊंगा। रीजन ये है क्योंकि हमारा यूपीएससी में न्यूमेरिकल से कोई सामना नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारे यूपीएससी में न्यूमेरिकल से कोई सामना नहीं होगा, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, और ना ही हम उस पर अगर इतना समय अगर व्यर्थ करेंगे तो हमें उससे कोई फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि हमें एक उसका ओवरव्यू तैयार करें, हम उसकी अपनी एक अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करें अपना। ठीक है, हम इसके लिए ये पढ़ रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर कि भाई हमें 12th का एग्जाम देना है, उस 12th के एग्जाम में हमें पास होना है। अगर कोई व्यक्ति, मानता हूँ मैं कि तमाम ऐसे व्यक्ति भी होंगे, तमाम ऐसे बच्चे भी होंगे जो 12th एग्जाम में के उद्देश्य से पढ़ रहे हो, तो देखिए आप थ्योरी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह जो है अपने आपके नियर बाई आप
जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके सर या मैम जो भी हैं, उनसे आप वहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह के बारे में आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है यूपीएससी की फील्ड में, सिविल सर्विस की फील्ड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है इसे जो है अपने बेस क्लियर करने के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यानी बाद में अगर एमसीक्यू वगैरह या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे सर आपने छुड़वा दिए। मैं छुड़वाने का रीज़न यही है कि हमारे दायरे में नहीं आते वो, ठीक है, और हमारा समय व्यर्थ करना फिर उसके लिए बेकार भी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीमांत उत्पादन संभावना ये आपकी ये है, ठीक है। सीमांत उत्पादन संभावना किस प्रकार से है ये पहले हम जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हर समाज ये निर्णय लेता है कि भाई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, उनका अलोकेशन किस प्रकार करे। आपने देखा होगा दो तरह की फसलें होती हैं, एक तो आपकी खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, यानी एक तो आपकी खाने वाली फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें जिन्हें बोली जाती हैं, ठीक है, और जो दूसरी फसलें जो होती हैं वो नकदी फसलें होती हैं, ठीक है। दूसरी फसलें जो होती हैं वो नकदी फसलें होती हैं, यानी कि दो तरह की फसलें होती हैं। अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें तो आपने पढ़ा भी है, खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। अब देखिए भाई किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 2 बीघा जमीन है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना, यानी 2 बीघा उसके बाद व्यक्ति के पास जमीन है। अब 2 बीघा में उसका 2 बीघा जमीन में उसके अलावा उसके जो है 5 कैंडिडेट का परिवार है पर फैमिली का, ठीक है। अब 2 बीघा जमीन जो है वो मुश्किल से 5 लोगों का जो खाद्यान्न उत्पन्न कर पा रही है। तो ऐसे में भाई वो उसे बाजार में तो बेच नहीं पाएगा खाद्यान्न को, यानी उसे पूरी साल अपना काटना है, ठीक है। इन खाद्यान्न क्या करेगा, रक्षित करके रख लेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी यार जमीन तो है नहीं कि भाई खाद्यान्न को बाजार में बेच के मुनाफा कमा ले। उसकी पहली जरूरत यही है कि हमारी खाद्यान्न की आपूर्ति हो रहे, खाद्यान्न जो पूरी वर्ष हमारे पास जो है समुचित अवस्था में रहे, ठीक है। तो ये तो छोटा है, यानी एक छोटा जमीन यानी छोटी जमीन वाला व्यक्ति है। अब मान लो किसी व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन है, अब उसके पास घर में मात्र 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं। अब भाई उसका जो घर का खर्चा है वो मात्र 2 बीघा जमीन से चल सकता है, ठीक है, यानी उसका जो घर का खर्चा है, घर में जो खाद्यान्न की जरूरत है, खाद्यान्न वाला पोर्शन है, वो 2 बीघा जमीन की फसल से पर्याप्त है, ठीक है। अब बाद बाकी 18 बीघे में वो क्या करें, तो 18 बीघे में क्या करेगा, वो नकदी फसल उगा लेगा। नकदी फसल का क्या करेगा भाई, नकदी फसल को बेचकर बाजार में उसे आर्थिक रूप से मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसने उसका मतलब सीमित उत्पादन संभावना का एक यानी कि दुर्लभ संसाधनों का एक विनिधान करके यानी प्रॉपर वे में इस्तेमाल करके उससे जो है अपना उत्पादन, अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार कर लिया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि भाई हर व्यक्ति जो है यहाँ पर अपनी अपनी सीमित उत्पादन संभावना पर यहाँ पर पुरजोर ध्यान देता है, ठीक है भाई। उसके पास जो जो संसाधन है उनका वो कैसे इस्तेमाल करे, अधिकतम इस्तेमाल करे। और मैंने आपको बता दिया कि प्रथम आवश्यकता आपकी मूलभूत आवश्यकता में आपकी खाद्यान्न की होती है, यानी खाद्यान्न की उत्पादन करने के बाद ही हम ये सोचते हैं कि मैं बेचना क्या है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि भाई घर में भूखा बैठा हो और पूरा गेहूँ बेचते लेके जाके, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। हो सकता है एक आध कर दे, कोई मजबूरी हो, उसके बाद विशेष मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना हर व्यक्ति यही देखता है भाई क्या खाद्यान्न तो हो ही हो हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर निकल के आती है, आपने देखा यहाँ पर थोड़ा हम कृषि के क्षेत्र में जाते हैं, कृषि के क्षेत्र में अगर घुसे हम तो दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि कोई भी ज़मीन हो, यानी कि हम एक खेती के लिए कोई भी ज़मीन हो तो उस ज़मीन की उर्वर क्षमता, ठीक है, अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इसके अलावा जो फसलें वगैरह जो उगाई जाती हैं उन फसलों में लगने वाला समय, उस फसलों में लगने वाली मेहनत वो भी अलग अलग होती है, और हर फसल की उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है। यानी कोई फसल प्रति जो एकड़ में उसका उत्पादन मान लो 5 टन होता है किसी फसल का, ठीक है, प्रति एकड़ में 1 एकड़ में, और कोई फसल ऐसी है कि भाई उसका 1 एकड़ में उत्पादन 10 टन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये निकल के आता है इस सीमित उत्पादन जो संभावना में यहाँ पर ये कहा गया है, तो ऐसे में यहाँ पर ये बनाया जाता है कि भाई हमें एक ऐसा तालमेल रखना है कि हमारी वहाँ पर मौलिक ज़रूरतें वो भी पूर्ति होती रहें और हम सामने वाली चीज़ें भी उत्पादित कर सकें, ठीक है, यानी दूसरी चीज़ें भी उत्पादित कर सकें। तो यहाँ पर अनाज और कपास का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने अनाज और कपास का एग्जाम्पल लिया है। पहले मैं इनका एग्जाम्पल समझा दूँ, उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन में करवा दूंगा। अनाज और इसमें कपास का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के उत्पादन पर किए जाने संभावना होती है। ये बात आप जानते हैं, अनाज खाद्यान्न हमारी मूल ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है भाई ये 5 यानी कि व्यक्ति हैं, ABCD यानी 5 संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अनाज उपजाने यानी कि मान लीजिए एक 10 बीघे की ज़मीन है, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मोटे तौर पर, यहाँ पर नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ कि एक 10 बीघे की ज़मीन है, ठीक है। अगर उस पर हम अनाज बिल्कुल ना उपजाएं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इकाई का मतलब टन मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर थोड़ा हम और आसान कर दे रहे हैं भाषा, जो इकाई वर्ड यूज कर रहे हैं उससे हम मान लेते हैं खाद्यान्न की मात्रा टन में है, टन में या कुंटल में जो भी मान सकें, ठीक है। और हमारे पास 10 बीघे ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है, कि मान लीजिए ए संभावना जो है उसमें हम अनाज बिल्कुल ना उपजाएं, तो ऐसे में हमारे यहाँ क्या है, कपास जो 10 टन
पैदावार हो रही है कपास की। बी कंडीशन ये कह रही है कि भाई हम यहाँ पर जो है अनाज, ठीक है, यानी 10 बीघा जमीन में से हम 1 इकाई भर का अनाज उपजाएं, यानी 1 इकाई अनाज के लिए, ठीक है, एक जो है 1 बीघे में अनाज उपजाएं, यानी 1 इकाई में जो भी हमारा हो जाए। तो हमारे यहाँ कितना निकल के आ रहा है? कपास। तो यहाँ पे कपास 9 टन उत्पादन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे भूमि का कुछ टुकड़ा हम जो है खेती यानी गेहूँ के लिए भी अलॉट करेंगे, ठीक है। अगली बात ये कही गई है कि भाई एक स्थिति आ रही है अब 4 टन गेहूँ के लिए, ठीक है, 10 बीघा पूरी जमीन का इस्तेमाल करें, तो ऐसे में कपास बिल्कुल नहीं उपज पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो बैलेंस बना के चल रहे हैं, ठीक है, यानी आप ये भी जानते हैं कि हर फसल का आवर्तन काल अलग होता है। कोई फसल 4 महीने में तैयार होती है, किसी फसल को 3 पानी की जरूरत होती है, यानी खेत में लगने वाले वो पानी होते हैं जिन पर फसल ग्रो करती है, तो किसी फसल को 3 बार यानी कि अपनी समय काल में, ठीक है, यानी कि उगने से लेकर पकने तक, कटने तक उसे 3 पानी की जरूरत होती है, किसी को 4 पानी की। कोई फसल ऐसी होती है 2 पानी में ही तैयार हो जाती है। देखिए ग्रामीण परिवेश के जो अभ्यर्थी होंगे समझते होंगे पानी वर्ड क्यों बोल रहे हैं। पानी का मतलब जो है खेतों में आप पानी देते हैं, उस पानी से मैं अभिप्राय है यहाँ पर, ठीक है। कुछ फसल ऐसी होगी भाई उसे कम पानी की जरूरत है, नमी हो जाती होगी, ठीक है, तो वो से फसल को जल्दी काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही दिखाया गया है, यानी यहाँ पर उस चीज़ को अर्थशास्त्र के वे में उसे समझाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया है सीमांत उत्पादन संभावना। ये वक्र जो तैयार हो रहा है, ठीक है, यानी यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा और अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है, और इस वक्र को इन्होंने सीमांत उत्पादन संभावना का नाम दिया है। यानी इन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया आपके सामने ये वाला, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया, ठीक है, कि आपके पास ये संसाधन है और इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए चाहे तो आप गेहूं उपजा लो, या फिर गेहूं और कपास की मात्रा इतनी उपजाते हो तो आपके पास इतना इतना प्रतिफल आपको मिलेगा। तो ऐसे करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये आपका जो वक्र क्रिएट हो रहा है, इसी वक्र को इन्होंने नाम दिया है सीमांत उत्पादन संभावना, अर्थशास्त्र की भाषा में, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीमांत उत्पादन संभावना में पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, और इसके अलावा ये रेखा चित्र यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये रेखा चित्र जो है ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाए और एग्जाम्पल आपके माइंड में क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देखिए पहले इसमें एक और है, यहाँ पर ये पॉइंट रह गया है अभी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और वस्तुओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। देखिए एक तो ये तो हो गई, क्या होगी आपकी परिभाषा, सीमांत उत्पादन संभावना की जो परिभाषा हो गई। दूसरी उत्पादन संभावना सेट की परिभाषा यहाँ पर ये है। यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान, यानी हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है या फिर हमारा बौद्धिक ज्ञान है, इसके द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित जो संयोग हैं, ठीक है, यानी ये सभी हमारे द्वारा जो वस्तुएं या सेवाएं सृजित हो रही हैं, इनका संयोग और उनका समूह, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, इस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर लेना, ठीक है। नहीं अगर आपसे पूछा जाए इस चीज़ को क्या कहेंगे, सब चीज़ें उपलब्ध कर रहे हैं हम ये इन चीज़ों के जरिए और उनको बाद में सम्मिलित करके उनका समूह बना दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सीमांत उत्पादन की बात करते हैं, तो वहाँ पर यही बात कही गई कि सीमांत उत्पादन संभावना अनाज कपास के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों को पूर्ण रूप से उपयोग करने में किया जाता है। ये हकीकत बात है, यानी कि हमारे पास जो 10 बीघा जमीन है मान लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उससे अधिकतम लाभ ले सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास संसाधन भी हैं, संसाधनों का अधिकतम लाभ ना लेकर हम उन संसाधनों को व्यर्थ में जाने दें, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि अगर हमें अपना आर्थिक दृष्टि से अपने आप को सुदृढ़ बनाना है तो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका हमें अधिकतम उपयोग करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा गया है कि यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। ये हकीकत बात है कि भाई दुर्लभ संसाधनों में से हम ज़्यादातर संसाधनों का उपयोग अनाज यानी खाद्यान्न के लिए करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यानी कपास के लिए कम संसाधन रह जाएंगे, ठीक है। यानी चूंकि कपास हमारी खाद्यान्न फसल नहीं है, कपास हमारी या नकदी फसल में आ जाती है, ठीक है। उससे कपास से क्या होता है, कपड़ा तैयार किया जाता है बाद में, ठीक है। सूत काट के फिर बाद में कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी पहले हमारा पेट तो भरना चाहिए, बाद में हम तन भी ढक लेंगे अपना, ठीक है। तो पहले हमें ये बैलेंस अपने माइंड में तैयार करना है, पहले हमें ये चीज़ों का एलोकेशन इस हिसाब से करना है, चीज़ों को हमें अपने माइंड में प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें उपजाना क्या है। जो हमने ऊपर जो चीज़ें देखी थी कि कौन कौन हमें क्या चाहिए, क्या उपजाना चाहिए क्या नहीं, यानी कि उत्पादन कैसे करते हैं, किन के लिए करें,
ठीक है। और मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पर मैं ये भी देखा कि कितनी मात्रा में करें, ये चीज़ें हम पहले ही जान चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इसी बात का इंगित करती है कि भाई हमें ये चीज़ें सेट करनी, प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है। यानी हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग अलग है। यानी कोई व्यक्ति, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि कोई छोटा किसान है तो उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि भाई हमारा खाद्यान्न साल भर का तैयार हो जाए। कोई बड़ा किसान है तो वो सोचता है भाई हमारा खाद्यान्न तो तैयार हो ही है साल भर का, ठीक है, इसके अलावा जो बच जाएगा उसे बेच देंगे, मुनाफा आ जाएगा, ऐसे करके और हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो हर किसी की जो जरूरतें हैं वो अलग अलग हैं, संसाधनों का वितरण है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर बात कही गई है, अतः यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने चाहते हो तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। ये हकीकत बात है। हम किसी एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा प्राप्त करना चाहते होंगे तो हमारे पास जो संसाधन है तो हमें दूसरी मात्रा को हमें कम करना पड़ेगा। वही बात हो गई यहाँ पर कि मान लीजिए किसी मध्यम वर्गीय परिवार में किसी पिता की सैलरी बहुत कम है और उसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवानी है, तो भाई वो अपने घर के जो आर्थिक यानी विलासतापूर्ण खर्च वगैरह उनमें कटौती करेगा, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देगा। यानी कहीं ना कहीं हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हम अपने जो है उपलब्ध जो संसाधन है उन्हें, अगर किसी एक का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना है, दूसरे को हमें नगण्य पे पहुंचाना है, तो हमें एक जो संसाधन है, दूसरा जो उत्पादन है उस पर हमें कहीं ना कहीं नेगोशिएट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे कि एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हम एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बदले में दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना चाहते हैं, तो इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं, इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे क्या कहते हैं, अवसर लागत की संज्ञा दी गई है। यानी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उनमें हम दो जो है वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर किसी एक वस्तु को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे को कम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नाम दिया जाता है अवसर लागत का, ठीक है, अवसर लागत का नाम दिया जाता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिख लेना कि एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में भी ये भी, ठीक है, यानी कि किसी एक का चयन करना भी एक केंद्रीय समस्या बन गया है। यानी कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं हमें करना क्या है, क्योंकि छोटे सीमांत किसान हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हमें करना क्या है। तो ये भी अर्थव्यवस्था की कहीं ना कहीं केंद्रीय समस्या है कि भाई हमें करना क्या है। हमारे पास संसाधन तो हैं, अब हम घर की जरूरतें पूरी करें या फिर मुनाफा कमाएं, अब हमें करना क्या है। जैसे भी तो वही बात होगी, आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा तमाम जो लोग हैं, यानी कि जो आपके गाय वगैरह पालते हैं, भैंस वगैरह पालते हैं, अब बेचारे दूध वगैरह बेच तो देते हैं वो लोग, क्योंकि घर की जरूरतें पूरी करनी है, ठीक है, चाहे घर में बच्चे बिल्कुल भूखे बने रहें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी उनके माइंड में, उन लोगों के माइंड में भी आता है, यानी जो लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते होंगे, देखते होंगे, तो उनके माइंड में भी आता है कि यार हम इतना मेहनत भी करते हैं केवल पैसे के लिए, ठीक है। यानी हमारे पास अगर दूसरे संसाधन होते तो शायद हम दूध का उपभोग खुद भी कर पाते, ठीक है। तो अपने आप में ये चीज़ें जो, यानी कि जो चीज़ हम चूज करते हैं, ये हमारे लिए एक केंद्रीय समस्या बन जाती है, और यही जो समस्या जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। यानी हमें करना क्या है ऐसे में, हमारे पास संसाधन भी उतने सीमित हैं, उन संसाधनों में हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, खाद्यान्न भी चाहिए, तो हम कैसे उनको नियोजित करें, ठीक है। ये विशेष समस्या है। तो ये आपने लिख लिया होगा थर्ड का सब पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अवसर लागत की जो संकल्पना है, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट ये कहा गया है, यहाँ पर अवसर लागत की जो संकल्पना है ये व्यक्ति विशेष और समाज दोनों पर लागू होती है, ठीक है। यानी व्यक्ति विशेष और समाज दोनों पर लागू कैसे होती है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि एक किसी व्यक्ति पर भी लागू हो जाएगी और समाज पर, यानी कोई व्यक्ति विशेष जिसे निर्णय करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो है इसके पास अच्छा खासा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो जानता है भाई हम जितना, हमारे पास ज़मीन नहीं है जितना हम खेती में जो है उगा पाएंगे, उससे ज़्यादा हम कहीं अगर सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में जॉब कर लेंगे तो उससे ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन कर लेंगे, ठीक है। यानी अपनी आय को सृजित कर लेंगे, आय को और बढ़ा पाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो जॉब कर लेगा, खेती नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास यानी कि उसके पास संसाधनों में जो भौतिक संसाधनों के रूप में खेती नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये संकल्पना जो है अवसर लागत वाली, ये व्यक्ति विशेष और समाज, व्यक्ति यानी व्यक्ति जो समाज का ही एक अभिन्न अंग है, ठीक है, तो दोनों पर ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, ठीक है। यानी कि हम आर्थिक जो हमारी क्रियाकलाप है इनका आयोजन कैसे करते हैं। यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन करने के लिए हमने दो योजनाएं बनाई हैं। एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जैसे आपने रसिया में, चाइना में रही थी, ठीक है। समाजवाद वाली अवधारणा, ये सरकार तय करती थी भाई क्या उपजाना है, कितना उपजाना है,
ठीक है, कैसे कैसे अलोकेशन होगा भूमि का सरकार तय करती थी। तो ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, यानी आप रशिया वाली अवधारणा, चीन वाली या पढ़ चुके हैं, रशिया के बारे में आप जानते हैं, समाजवाद की अवधारणा वहाँ पनपी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन और इसमें इसका पहली हेडिंग ये डाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट देखिए, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या करती है, ये पूरा सरकार के हाथ में होता है। सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। केंद्रीय का मतलब यही हो गया कि सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ सरकार है, सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनकी एक योजना का खाका तैयार करती है। ये किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, कैसे उनका विनिमय होगा और कैसे उन्हें कंज्यूम किया जाएगा, तो ये सब निर्णय सरकार लेती है। ठीक है, यानी शुरुआत में आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था प्रणाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रणाली है, वो कैसी है, मिक्सचर वाली है, यानी मिश्रित वाली है। तो मिश्रित में शुरुआत में सरकार को डिसीजन कुछ लेने पड़े, डिसीजन इसलिए लेने पड़े कि हम लोकतांत्रिक देश भी हैं। अब लोकतांत्रिक देश में हम जो समाजवाद वाली अवधारणा भी नहीं जो है पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा पूंजीवाद भी अवधारणा फॉलो नहीं कर सकते, तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारे सामने शुरुआत में समस्या ये थी कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, अनाज नहीं था पर्याप्त मात्रा में, तो हमें पहली बार में क्या फोकस करना पड़ा, हमें खाद्यान्नों पर फोकस करना पड़ा। ठीक है, यानी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना ही इसी बात पर डिपेंड थी, हमें खाद्यान्नों पर जोर देना है। उनके लिए हमें तमाम योजनाएं, तमाम तरह के प्रोत्साहन देने किसानों को, ताकि हमारा जो खाद्यान्न में जो आपूर्ति है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन शुरुआत में किसने लिया, सरकार ने लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में अभी ये जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है, ये चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था में झलकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ये फैसला लिया गया है, ये अभी एक मैप तैयार किया गया है कि भाई 2022 तक किसानों की आय डबल करनी है। कैसे करनी है डबल, सरकार इस चीज़ पे वर्क भी कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं भी लेकर आ रही है किसानों के हित में। ठीक है, तमाम तरह के उद्योग धंधों से उनका टाइप वगैरह भी करवा रही है, ताकि वो उपलब्ध जो अपना उत्पादित माल है उन उद्योग धंधों को सीधा सीधा बेच सकें और वहाँ से उन्हें मुनाफा मिल सके। तो इस तरह के हम तमाम तरह के अपने अपने जो है नियोजन तैयार करते हैं, और ये जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नियोजन की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा संसाधन उपभोग के संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा इसमें किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में एक चीज़ और आती है। अब सरकार को मान लीजिए ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी लोग उपलब्ध नहीं कर सकते, सभी लोगों को उपलब्धता उनकी नहीं है, तो ऐसे में सरकार उन मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ों को सबके लिए सुनिश्चित करवाती है। जैसे आपने देखा होगा क्या, शिक्षा, आपके सामने शिक्षा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं एक एग्जाम्पल है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा हर व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता है, नहीं हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग सुदृढ़ नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति बेटर नहीं है। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करवा पाएँ, इसलिए सरकार ये जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं आपने पढ़ा भी था अर्थशास्त्र में कि एक गरीब किसान जो है अपनी आय का 12% स्वास्थ्य पर खर्च करता है और एक अमीर व्यक्ति 2% खर्च करता है। तो आपने ये भी अंतर पढ़ा। तो ऐसे में सरकार ये प्रबंध करती है कि भाई लोगों को ये चीज़ें मुहैया करवाई जाए, बेसिक फैसिलिटी मुहैया करवाई जाए। ठीक है, इन केंद्रीकृत योजना में, क्योंकि ये लोग जो हैं गरीब तबका वाला लोग जो है वो न शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं पूरी तरह से, न ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, तो सरकार इनके लिए तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च करती है ताकि उन्हें उनका लाभ मिल सके और देश को एक गति मिल सके। ठीक है, यानी समाज का कोई वर्ग हमारा हाशिए पर ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ लिख लेना कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, जिनका व्यक्तियों या स्वयं द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं की जा रही हो, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर ठीक है स्वयं ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने का जो है जिम्मा ले सकती है, करने का निर्णय ले सकती है। ठीक है, ये लिख लेना आप थर्ड पॉइंट में। इसी के साथ केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पूरी हो जाती है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि बाजार शब्द जो आता है आपके माइंड में, तो बाजार आपका लोकल वाला बाजार आता होगा कि भाई हमारा बाजार में हम जाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं और हम वहाँ से ले आते हैं। बाजार का मतलब केवल इतना ही नहीं है अर्थशास्त्र में। बाजार का मतलब ये भी है, यहाँ पर कहा भी गया है कि बाजार का मतलब केवल, यहाँ पर लिखा गया है अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बाजार शब्द बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है जैसा हम आमतौर पर समझते हैं। यानी जैसा आप लोगों के माइंड में अवधारणा बनी है कि बाजार का मतलब क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मार्केट नहीं खुल रहा है, तो हम चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। बाजार का अर्थशास्त्र में मतलब ये है कि बाजार का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, और सामने वाले यानी कि या तो वेंडर यानी बड़ा व्यापारी, उससे अगर उसका कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन है,
फ़ोन लाइन के जरिए है, टेलीफोन के जरिए है, चैट के जरिए है, तो उससे वो तय कर लेता है भाई हमारे यहाँ ये इतना इतना माल है, हम अपना माल इस कीमत पर आपको दे रहे हैं, आप इतनी राशि हमारे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये भी एक बाजार में ही आते हैं, ये अलग नहीं है। बाजार का मतलब ये वाला बाजार नहीं हुआ कि भाई कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एरिया में जाकर ही बेचे, ठीक है। बाजार अभिप्राय यहाँ पर एक विशाल ब्रॉड बना दिया अर्थव्यवस्था में। बाजार की अवधारणा थोड़ी विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, यानी कि हम अपनी छोट संकुचित अवधारणा जो हमने पाल रखी है कि भाई हम जब तक बाजार में नहीं जाएंगे तब तक वस्तुएं नहीं आएंगी या वो नहीं होगा, तो वो बाजार नहीं कह सकते उसे हम। अभी आप फिलहाल में देख रहे होंगे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये भी तो बाजार का ही स्वरूप है। आप इनसे मिलने थोड़ी ना जाते हो, आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर पे आपका पे ऑन डिलीवरी होता है, पे ऑन डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। या फिर पहले डिलीवरी करना होता है तो पहले आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप डिलीवरी करवा देते हो, ठीक है। तो क्या ये भी बाजार में ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है बाजार अर्थव्यवस्था में कि बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है एक विशिष्ट प्रकार की चीज़, यानी कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें आकर मिल जाती हैं, ठीक है, संग्रहित हो जाती हैं, ठीक है, तो वो समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो बाजार व्यवस्थाओं का समुच्चय है जहाँ आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। यानी बाजार में आप करते क्या है, आपके पास पैसा है, पैसा हुआ तो आपने क्या किया कि भाई हमें ये चीज़ खरीदनी है, आपने फटाक से ना वो चीज़ खरीद ली। आप अब अमेजन, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, आपकी आवश्यकताएं जो जो हैं आपने तुरंत क्या किया, मोबाइल उठाया, ऑर्डर कर दिया कि भाई हमें ये किताब चाहिए, हमें ये फलानी चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास धन है तो आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, उसके लिए आपके सामने बाजार उपलब्ध है। लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो भाई ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकता है, उसके लिए वो आधारभूत अपने संसाधन जुटाना भाई बहुत ज़्यादा दुष्कर है। तो उस स्थिति में उसका जो काम करेगा कौन करेगा, उसके लिए जो योजनाएं या उसके लिए सहायता प्रदान करेगा वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था करेगा, ठीक है। यानी उसके लिए जो चीज़ें मुहैया करवाएगा वो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था करवाएगा। यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें दोनों ही स्वरूप हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप है और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप है। यानी हम लोगों ने हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया हुआ है। इसलिए अपनाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि गरीब व्यक्ति बिल्कुल छूट ही जाए। यानी यहाँ पर अमीर व्यक्ति तो जैसे आपने देखा भी होगा कोरोना लॉकडाउन के दौरान कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई अखबार वगैरह में कि भाई जो अमीर लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं है, वो तो ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो, स्विगी पर, वो खाना मंगा रहे हैं, गरीब लोग बैठे बैठे देख रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। फिर सरकार ने इस तरह की योजना चलाई कि भाई गरीब लोग हैं भूखे नहीं बैठे, भूखे ना मरें, उसके लिए उन्होंने तमाम स्वयंसेवी समूहों को आगे लाए, ठीक है। सरकारी तंत्र को उन्होंने आर्थिक फंडिंग की कि भाई इन लोगों को खाना मुहैया करवाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए सरकार ऐसा प्रबंध नहीं करवाती तो क्या होता, एक बड़ा ही भुखमरी का अकाल पड़ता हमारे यहाँ। लेकिन सरकार ने तत्काल समय रहते तुरंत चेत की सरकार, और सरकार ने तुरंत कदम उठाए। तो आप देख पा रहे हो जगह जगह भोजन का वितरण हो रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। यानी समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई नहीं खरीद सकते हैं जोमेटो, स्विगी नहीं जानते हैं वो लोग कि भाई जोमेटो पे ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, स्विगी पर ऑर्डर कैसे, वो नहीं जानते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार पे डिपेंड है। तो वो वहाँ पर जो तंत्र लागू हो जाएगा वो केंद्रीय अर्थव्यवस्था योजना वाला लागू हो जाएगा। तो हमने मिश्रित वाला अपनाया, मिश्रित में हमने दोनों तरह का विकल्प है हमारे पास, यानी जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है और जिसके पास नहीं है उसका प्रबंध कौन करेगा, सरकार कर देगा, ठीक है। यानी हमें ऐसे समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर इसी में लिख लेना पहले के सब पॉइंट। देखिए क्रेता विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव है, जैसे गांव के चौक पर या शहर के सुपर बाजार में, अथवा वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन, इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बाजार में यही सब चीज़ें आती हैं जो मैंने बताया था। बाजार का अर्थ केवल और केवल यही नहीं है कि भाई हम किसी बाजार में पर्टिकुलर जाएँ, किसी स्थान पर पर्टिकुलर जाएँ, वहीं पर अपनी चीज़ें बेचें, ठीक है। यानी संकुचित अर्थ नहीं है, इसका व्यापक अर्थ हो जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैं प्रत्यक्ष एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जब आपका कोरोना पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन हुआ तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दूसरे दिन या तीसरे दिन अखबारों में खबर आने लगी कि फलानी जगह के किसानों ने इतने टन टमाटर जो थे वो तालाब में फेंक दिए, फलानी जगह के दूधियों ने अपना दूध फेंक दिया, ठीक है। क्यों फेंक दिया? वो इसलिए फेंक दिया भाई उन्हें खरीदने वाले ही नहीं थे कोई लोग, यानी कि उनका जो आदान प्रदान था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया था, ठीक है। एक्सचेंज जो विनिमय कर रहे थे वो विनिमय प्रणाली वहाँ पे ब्रेक हो गई थी। तो विनिमय प्रणाली ब्रेक होने के दौरान उन्हें सबसे बड़ी उनके सामने जरूरत ये थी, मुश्किल ये थी कि भाई इन्हें खपाएं कहाँ, इन्हें ले कहाँ जाएं, ठीक है। इनका उपभोग करने वाले व्यक्ति में मिल नहीं रहे हैं,
ठीक है। यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है बाजार वाला, वो कहीं ना कहीं उस प्रणाली को अवरुद्ध कर दिया गया है कोरोना त्रासदी के दौरान। तो ऐसे में उस चीज़ को ले जाएं तो ले जाएं कहाँ, ठीक है। तो हमने वो चीज़ें जो आपने देखी होगी, किसानों ने अपने जो है सब्जियां वगैरह फेंक दी, ठीक है। कुछ किसान जो थे समझदार टाइप थे, उन्होंने कुछ जहाँ जहाँ वितरण करने लायक थे तो वितरण कर दी। अब चूंकि वितरण में कुछ लोगों को जरूरत होती है, कुछ को नहीं होती है, ठीक है। जबकि बाजार में ऐसा होता है जिसको जो जरूरत है वो अपना जरूरत के साथ खरीद लेता है, ठीक है। वितरण प्रणाली में ये होता है भाई किसी के पास है ऑलरेडी तो उसे भी मिल जाता है, और जिसके पास नहीं है उसको तो मिल ही जाता है, ठीक है। वितरण में ये भी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ी जरूरत बात यह है कि हमें जो समन्वय स्थापित करना है। समन्वय तभी स्थापित होगा जब हमारी बाजार प्रणाली में क्रेता विक्रेता आमने सामने होंगे। आमने सामने से अभिप्राय यहाँ पर ये नहीं है कि भाई बाजार में आमने सामने खड़े होंगे, यानी फोन पर ही आमने सामने हो सकते हैं। यानी कि हमारा जो तंत्र है बाजार वाला वो बना रहेगा तो हमारे यहाँ अव्यवस्था क्रिएट नहीं होगी, और वो तंत्र बाजार वाला कहीं ध्वस्त हो जाएगा तो यकीन मानिए एक बड़ी विशाल अव्यवस्था क्रिएट होगी। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन, जब 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो तमाम जगहों से आपने खबर सुनी होगी कि तमाम जो स्वीट्स वाले ओनर थे, ठीक है, यानी कि आपकी मिठाइयों के दुकान के विक्रेता थे, उन्होंने अपनी जो मिठाइयाँ वगैरह थी उसी रात को या अगले दिन सुबह निकाल कर मुफ्त में बांट दी, ठीक है। तमाम जगह ये हुआ, तमाम जगह अपने अखबारों में पढ़ा, यानी मेरे भी यहाँ भी यही हुआ, ठीक है। तमाम जो थे उनके जो मिलने वाले थे उन्होंने उनके जो स्वीट्स के जो डिब्बे बनवाए वो भेज दिए। उनकी समस्या ये थी खपाया कहाँ जाए, ठीक है। चूंकि लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में हर किसी की जरूरतें बदल गई, यानी अब जरूरतें वो नहीं रही कि भाई पहले की जरूरत ये थी कि हमें महंगे उपकरण खरीदने हैं, महंगे ये चीज़ें खरीदनी है, हमें फ़ोन लेना है, हमें लैपटॉप लेना है। सबकी जरूरतें किसकी और थी? खाद्यान्न की ओर थी। यानी लोग आटा, तेल, ठीक है, चावल इन्हें लेने के लिए भागे, ठीक है। यानी उनकी लोगों की जरूरत एकदम बदल गई, ठीक है। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बन जाता है कि हमारा जो बाजार तंत्र है वो अगर ध्वस्त हो जाएगा तो हमारे बाजार में जो मौजूद तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो उनका आर्थिक जो नियोजन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। तो सरकार यहाँ पर ये चीज़ें निर्धारित करती है, ये चीज़ें ध्यान में रखती है कि भाई बाजार तंत्र हमारा सुनिश्चित बना रहे, बाजार तंत्र पर किसी प्रकार की आँच ना आए, ठीक है। क्योंकि बाजार तंत्र अगर गड़बड़ा जाएगा तो यकीन मानिए लोगों का जो आदान प्रदान वाला सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपने कोरोना त्रासदी में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु और सेवा की एक तय कीमत होती है जिस पर क्रेता और विक्रेता में सहमति होती है। यह हकीकत बात है कि बाजार व्यवस्था में क्या है कि हर वस्तु पर, ठीक है, या फिर सेवा की एक तय कीमत होती है जिस पर क्रेता और विक्रेता में सहमत होती है। अब चूंकि हम भारत के संदर्भ में जाते हैं, ठीक है, भारत की जो व्यवस्था है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल हमने अपनाया अर्थव्यवस्था में, तो भारत में जो कीमतों का निर्धारण जो है वो आधारित यानी मूलभूत जो आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं उनका निर्धारण तो सरकार करती है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कोरोना त्रासदी के दौरान कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब निकम्मे टाइप लोग थे दुकानदार, जिन्होंने जो आटा है वो 60-60 रुपये किलो, 100-100 रुपये किलो और कहेंगे 150 रुपये किलो तक बेचा। तो सरकार ने उन पर तत्काल कार्यवाही भी करवाई, ठीक है। नहीं, ऐसे लोगों को तत्काल जेल में भिजवाया क्योंकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं थी आप उन्हें जो है महंगा करके बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार जो मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उनके दाम सबके फिक्स करती है कि भाई कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा कीमत ना वसूले। यानी सरकार ने तय कर दिया भाई गेहूं का आटा जो है अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग 20 से लेकर 30 रुपये किलो की मत बेचा जाएगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता, इससे ज़्यादा बेचेगा दंडित किया जाएगा। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार की कोई लगाम नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी हुई, फ़ोन हुए, आपके लैपटॉप्स हुए, इन पर कंपनी अपनी मनमानी कीमत बदल सकती है, इन पर सरकार की कोई लगाम नहीं क्योंकि ये भाई यानी कि किसी की मूलभूत आवश्यकताओं में ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है उसमें यही रखा गया है कि मूलभूत आवश्यकता वाली जो चीज़ें हैं उनकी कीमत सरकार तय करती है और बाद बाकी जो सेवाएं जो होती हैं, ठीक है, जो मूलभूत में नहीं आती उनकी कीमत कंपनी वाले या बाजार के अकॉर्डिंग तय होती है, ठीक है। यानी बाजार में उनकी मान लीजिए डिमांड ज़्यादा होगी, यानी मान लीजिए बाजार में किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी, और भाई बाजार में कुछ चीज़ की डिमांड कम हो गई है तो कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी, यानी कीमत घट जाएगी, ठीक है। ये बाजार की एक फिलॉसफी है, ठीक है, जो आम वर्क करती है। अब आपने कीमत का यह सवाल आगे आया तो सरकार को इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताते कि सर कुछ जगह तो सरकार की कीमत तय करती है, वो इसलिए करती है हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर आप केवल टॉपिक पढ़ रहे हैं बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मिश्रित वाला है तो मिश्रित में हमारे यहाँ कुछ मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें उनका निर्णय सरकार करती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो पहली बात थर्ड पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। यानी बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु और सेवा की तय कीमत होती है, ठीक है। इसी में लिख लेना क्रेताओं और विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है, ठीक है, यहां पे लिख लेना, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करता है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यानी हकीकत बात है, यानी कि यहाँ पर मूलभूत चीज़ों को छोड़कर,
मूलभूत में ऐड मत कर लेना कि मूलभूत चीज़ों की आवश्यकताओं में उनकी वृद्धि हो जाए, क्योंकि मूलभूत वाली हमारे भारत में है। देखिए, हम अर्थव्यवस्था के बारे में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अर्थव्यवस्था का अपने भारत का मॉडल समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो भारत के मॉडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यानी मूलभूत हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई मूलभूत चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ उनकी कीमत बढ़ जाएगी। सरकार तत्काल तत्काल डंडा चला देती है, जो आपने अभी कोरोना त्रासदी में देखा होगा। सरकार ने पूरी पूरी रेट लिस्ट जारी करवाई कि दाल, फलानी दाल इतने रुपये किलो बिकेगी, फलाना चावल इतने रुपये किलो बिकेगा, कि ताकि लोग मनमाने ढंग से जो आपकी मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें उन पर दाम वसूल न कर सकें। ठीक है, आपने देखा होगा अभी, अपने खुद अपना न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा, तमाम लोगों पर FIR हुई, तमाम लोग जेल में भी गए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर वही कही गई है कि क्रेता मान लीजिए किसी वस्तु की ज़्यादा डिमांड करता है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी बाजार अर्थव्यवस्था ये कहती है कि भाई किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई फ़ोन है। ठीक है, अब फ़ोन को लेने वाले तो यानी कंपनी एक दिन में बना रही है 10,000 फ़ोन। ठीक है, यानी एक दिन में कंपनी की फ़ोन लेने वाली की क्षमता कितनी है? 10,000 फ़ोन की। अब ऑर्डर आ रहे हैं 12,000। ठीक है, तो कंपनी कैसे बैलेंस करेगी? कंपनी क्या करेगी? कीमत बढ़ा देगी, थोड़ी सी कीमत बढ़ा देगी तो क्या होगा कि भाई कुछ लोगों को लगने लगेगा कि भाई कि ज़्यादा इस पर फोकस करने से बेटर है कोई और फ़ोन पर स्विच कर लें। ठीक है, तो बाजार में यही होता है, यानी कि जब जब मांग बढ़ती है वैसे वैसे कीमत में वृद्धि हो जाती है, और जैसे जैसे मांग घट जाती है कीमत भी घटती चली जाती है। ठीक है, यानी कि मात्रा की मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और मात्रा की मांग घटेगी तो कीमत घट जाएगी। ये बाजार अर्थव्यवस्था का रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अगली बात यहाँ पर कही गई है कि बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना, कीमत के इन्हीं संकेतकों द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों से समन्वय होता है। ये सब देखिए हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, और वो इस लाइन में पैराग्राफ में एंड में दे भी दिया गया है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर वही बात कही गई है, दोहराई गई है, यानी हमने जो भी पढ़ी थी ये आप नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, नोट करके इस बात को लिख लेना कि सभी जो अर्थव्यवस्थाएं बोलते हैं आपके यहाँ वो वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल ही है। मोस्टली सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। यानी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। ठीक है, और आर्थिक क्रियाकलाप यानी लोगों तक वस्तुओं का विनिमय करने की जिम्मेदारी किसकी है? बाजार की है। ठीक है, यानी मूलतः हमारे यहाँ सभी की अर्थव्यवस्था लगभग सभी देशों की इसी प्रकार की हैं। ठीक है, किसी की अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत नहीं है, किसी की अर्थव्यवस्था बाजार प्रणाली वाली भी नहीं है। ठीक है, यानी हमने कुछ चीज़ों का तो बाजारीकरण किया है, कुछ चीज़ों को हमने मूलभूत की श्रेणी में डालकर उनकी कीमत निर्धारित कर दी है, जो कि सरकार के द्वारा तय की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने एग्जाम्पल के तौर पर समझ भी ली। ठीक है, अब बात करते हैं सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र। सकारात्मक क्या है और आदर्शक क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए सकारात्मक की बात करें, सकारात्मक यहाँ पर आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस सकारात्मक में आर्थिक विश्लेषण हम करते हैं कि इसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य कर रही हैं, यानी हम जो विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, वस्तुओं को आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी चीज़ों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। ठीक है, जबकि आदर्श आर्थिक विश्लेषण में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जो ये वस्तुएं हैं हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं है। कहने का मतलब साफ साफ ये है, पहले वाले में तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पहले वाले में तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें चीज़ों को खरीदना कैसा है। ठीक है, यानी हमारी ज़रूरत क्या है और हमें डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी। ठीक है, यानी कि किसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कैसी हो रही है उसकी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। दूसरे में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हम जो चीज़ ले रहे हैं वो हमारे लिए हमने जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने अमेजन पे एक ऑर्डर किया, अमेजन पर आपने किसी मोबाइल का ऑर्डर किया। ठीक है, या फिर मोबाइल छोड़िए कोई और चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, यानी आपने जो हेडफोन वगैरह होता है, जैसे हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो एक हेडफोन आपने मंगाया। ठीक है, अब हेडफोन में कुछ व्यक्ति जो होते हैं उन्हें केवल क्या नॉर्मल वॉइस पसंद होती है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें वो तेज वॉइस पसंद होती है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें बूफर टाइप यानी बेस वाली वॉइस पसंद होती है। हर किसी की डिमांड अलग होती है। ठीक है, हर किसी की डिमांड अलग है। अब तो हेडफोन मंगाने के लिए आपने अमेजन पे ऑर्डर किया, अमेजन ने तीसरे या चौथे दिन आपको डिलीवरी कर दी, तो ये तो किस में आ गया, ये सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में आ गया। यानी अमेजन ने आपने ऑर्डर किया और अमेजन ने आपको वो डिलीवरी पहुंचा दी, ये सकारात्मक में आ गया। अब हेडफोन आपके घर तक आ गया है, अब हेडफोन को आपने चेक किया, भाई लगाकर सॉन्ग सुना, सॉन्ग प्ले किया, उसमें देखा कि इसकी आवाज़ कैसी है, यानी इसका बेस कैसा है, हमारे लिए कानों के सूटेबल है या नहीं, हम सुन सकते हैं, इसका बेस नहीं सुन सकते हैं। तो आपने ये जो चीज़ें अपने अनुकूल ये देखी कि भाई ये काम करेगा हम पे या नहीं करेगा, या हम इसके लायक हैं या नहीं है। कुछ लोग तेज आवाज़ सुनते हैं, कुछ लोग मध्यम आवाज़ में खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। यानी हम अब हमारे अनुरूप ये चीज़ बनी है या नहीं, तो ये आदर्शक आर्थिक विश्लेषण की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये पॉइंट पूरा लिख लेना सकारात्मक और ये, ठीक है, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। तो यहाँ पर वही कही गई है कि इनमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा अलग करके एक दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता। हकीकत बात यह है कि हम दोनों की पूर्णतः जो है उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, दोनों की ऐसा थोड़ी ना उपेक्षा कर दें। हम मान लीजिए पहले वाले फैक्टर सकारात्मक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें और आदर्शक पर ध्यान न दें, हमें आदर्शक पर भी ध्यान देना जरूरी है। और जो व्यक्ति आदर्शक पर ध्यान नहीं देगा यकीन मानिए वो धोखा खा जाएगा, ठीक है। आदर्शक बहुत जरूरी है, आदर्शक पर ध्यान देना, यानी हम चाह क्या रहे हैं, जरूरतें क्या हैं, ठीक है। अब वही बात है, आदर्शक की स्थिति मैं यहाँ पर देता हूँ यूट्यूब पर, आपको चाहिए यूपीएससी की तैयारी का कंटेंट, अब मैं यहाँ पे यूपीएससी की छोड़कर बैंकिंग वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ, डेली वोकेबलरी वगैरह आपको प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप क्या जो पढ़ेंगे कंटेंट आप छोड़ जाएंगे चैनल, कहेंगे नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमें जरूरत ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो विश्लेषण होगा वो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के तहत आ जाएगा। ये सेवाओं के संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं, सेवाओं वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर नोट कर ली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब आपके सामने वही जो मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा शुरुआत में कही बताई थी, अब वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। व्यष्टि का क्या होता है, यानी माइक्रो, व्यष्टि का मतलब हो गया माइक्रो और दूसरे का अर्थ जो है मैक्रो में आ गया, ठीक है। समष्टि का मतलब मैक्रो यानी विशाल, ठीक है। माइक्रो मैक्रो जो है इकोनॉमी, ये आप जानेंगे यहाँ पर। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं हम, बाजार में उपलब्ध जो विभिन्न वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में जो विभिन्न आर्थिक अभिकर्ता हैं, ठीक है, इनके व्यवहार का अध्ययन करके यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंत्यक्रिया द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं, कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। यानी हम पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारी, ठीक है, और वस्तुओं का सृजन कैसे हो रहा है, वस्तुएं लोगों से एक दूसरे के पास कैसे पहुंच रही हैं, ठीक है, कैसे उसका प्राइस निर्धारण हो रहा है, तो उन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के दौरान हमने जो जो आर्थिक क्रियाकलाप किए, उन आर्थिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप हमारा आउटपुट कितना निकला, कुल निर्गत कितना हुआ, रोजगार कितना सृजित हुआ, ठीक है, समग्र कीमत स्तर पर हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जीडीपी में उसका कितना योगदान रहा, हमारा हमने जो व्यष्टि स्तर पर व्यापार किया, ठीक है, तो उसका जीडीपी में कितना योगदान हुआ, जो चीज़ें सृजित हुई कृषि के द्वारा हुई, विनिर्माण सेक्टर के द्वारा, उसका जीडीपी में कितना योगदान हुआ, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए इसी के साथ आपका चैप्टर ये है, ठीक है, ये समाप्त हो जाता है, आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है इसी के साथ। और आई होप आपको इकोनॉमी अब टफ नहीं लग रही होगी। देखिए कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कहा था कि सर इकोनॉमी बहुत टफ है, हमें समझ में नहीं आती है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों सभी लोगों से एक बात कह दी कि आप इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र जब भी पढ़ें तो अपने आप को खड़ा कर लें कि आप एक उपभोक्ता हैं या फिर आप एक निर्माण करता हैं यानी सृजन करता हैं, ठीक है, यानी आप किसान मान लें अपने आप को, किसी एक पहलू में आप अपने आप को रख के देख लें, ठीक है। और अपने सामने जो जो आपकी समस्याएं आती हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेन में थोड़ा लाइए आप, तो यकीन मानिए अर्थशास्त्र आपको कठिन नहीं लगेगा। और आप केवल भाषा पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की भाषा ही पढ़ते जाएंगे और हमें समझ नहीं आ रहा है, चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है, अपने रियल लाइफ से, तो यकीन मानिए अर्थशास्त्र आपको 1% भी समझ में नहीं आएगा। और जब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से, रियल लाइफ से कोरिलेट कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पर जाने से पहले कुछ बातें और कहना चाहूँगा आपको। जैसे आपको एक बात बता दूँ कि समष्टि अर्थशास्त्र का आपका एमसीक्यू तैयार है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के एमसीक्यू बने नहीं हैं अब तक, ठीक है। यानी चैनल पर जो उपलब्ध एमसीक्यू आपके पड़े हुए हैं इकोनॉमी के, वो समष्टि अर्थशास्त्र वाले एमसीक्यू हैं, व्यष्टि वाले तैयार नहीं हुए। क्योंकि रीज़न ये था कि भाई शुरुआत में मेरे पास, मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे ये मालूम था, यानी मुझे जिसने एनसीईआरटी शुरुआत में उपलब्ध करवाई थी तो मुझे ये मालूम था कि 4 बुक हैं, ठीक है, यानी आपकी 9th में एक बुक है, 10th में एक बुक है, 11th में एक बुक है और 12th में एक बुक है। लेकिन अभी क्या हुआ हाल के दिनों में, मुझे ये भी मालूम है भाई अब तो बुक ई बुक, आप देखिए कभी भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो तो गूगल पर ई बुक एनसीईआरटी करके टाइप कर दीजिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट का पोर्टल खुलकर आ जाएगा सामने और उसमें वहाँ पर जाकर, ठीक है, वहाँ पर जो बुक्स वाला सेक्शन होता है वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए अपनी क्लास के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास चाहिए, कौन सब्जेक्ट चाहिए, तो बुक शो कर देता है कि ये बुक्स इस क्लास में है, इस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अभी जब मैंने कुछ दिन पहले ई बुक एनसीईआरटी पर सर्च किया तो देखा भाई 2 बुक हैं, ठीक है, तब मैंने दोनों बुकों का अध्ययन किया, पहले मैंने केवल एक ही बुक देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कुछ लोग मुझे कहेंगे सर इसके एमसीक्यू कहाँ गए, तो एमसीक्यू इसके नहीं है, एमसीक्यू इसके हम बाद में ले आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर किया कीजिए, क्योंकि तमाम नए अभ्यर्थी हैं जो जुड़ रहे हैं जिन्हें अभी चैनल के बारे में पता नहीं है। और दूसरी बात यह, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स आपके लिए, आपको नोट्स ही जो है आपकी, कहते नहीं, आपको विजयी बनाने में नोट्सों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, तो नोट्स आप बनाते रहिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।